नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य साम्राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस भाग से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन सभी टॉपिक को यहाँ बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपनी तैयारी को अधिक से अधिक मजबूत बनाएं। मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसी की सहायता से इसने धनानंद को हराया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का संबंध प्राचीन भारतीय राजनीति से है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का संबंध प्राचीन भारतीय राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसका धार्मिक गुरु भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। कार्नेलिया का दूसरा नाम हेलेना था। मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए हाथियों की सवारी करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने अपनी पुस्तक में किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुई। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल 64 द्वार थे। ये सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इन्हीं टॉपिक से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी टॉपिक को अच्छे प्रकार से याद कर लें। नेक्स्ट है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ शत्रु विनाशक होता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को सीरियन राजा एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता
बताया था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। चूँकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। नेक्स्ट है अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। अशोक ने नेपाल में ललित पतन नगर बसाया। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग का राजा खारवेल था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। इस युद्ध में भयंकर मार काट को देखकर अशोक को बहुत पीड़ा हुई और उसने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले वह भगवान शिव की पूजा करता था। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधागुप्त था। अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। असंघि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थीं। भारत में शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन अशोक ने किया। भारत में शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन अशोक ने किया। अशोक द्वारा शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं आर्मेयिक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक द्वारा शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं आर्मेयिक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। इनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फेंथेलर ने की थी। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फेंथेलर ने की थी। अशोक के दरबार में डायोनेसियस नामक राजदूत आया था, जो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने भेजा था। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुमिनदेई है। अशोक का सर-ए-कुना अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषा में है। अशोक का सर-ए-कुना अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषा में है। कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु 332 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ या महामात्र कहते हैं। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ महामात्र कहते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी।
अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। मौर्योत्तर काल में दास कर्मकार वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थीं। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा पर्ण थी। अशोक का नाम देव नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय भी है। नेक्स्ट टॉपिक है शुंग साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। वह मौर्यों का सेनापति था। वह ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इस काल में प्रथम स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना की गई। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजपुरोहित पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया। नेक्स्ट है शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की नींव डाली। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा या सुशर्मन था। सुशर्मा या सुशर्मन की हत्या सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की नींव डाली। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। सातवाहन वंश की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश के शासकों ने किया। यहाँ पर केवल उसी टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है जो परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। नेक्स्ट है कुषाण वंश। पहलवों के बाद कुषाण आए, जो यूची और तोखारी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 भागों में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक कुषाण थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की थी। इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी की। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहां कनिष्कपुर नगर बसाया। उसने महाराजा देवपुत्र कनिष्क की उपाधि ली थी। कनिष्क के दरबार में चरक राज्यवैद्य रहता था, जिसने चरक संहिता लिखी। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे, जिससे कनिष्क ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कनिष्क का पुरोहित संघरक्षक था। कनिष्क के दरबार में चरक राज्यवैद्य रहता था, जिसने चरक संहिता लिखी। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे, जिससे कनिष्क ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कनिष्क का पुरोहित संघरक्षक था। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, चरक
वसुमित्र, पार्श्वमथर और संघरक्षक रहते थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरितम नामक पुस्तक लिखी। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय था। चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय था। चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ये थे मौर्य साम्राज्य, शुंग वंश एवं कुषाण वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। इसे अच्छे प्रकार से याद कर ले और अपनी तैयारी को अधिक से अधिक मजबूत बनाएं। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक महत्वपूर्ण सूचना, इस वीडियो में जो भी विषय वस्तु बताई जाती है वह जो भी इस पुस्तक में है वह बताई जाती है। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि नज़र आए तो उसके लिए यह चैनल जिम्मेवार नहीं है। आप किसी अन्य स्रोत से उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। धन्यवाद।